चलिए ना बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म पे डिस्कशन कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया था अपना, है ना? ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बाद या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद अगला जो आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे अगर हम लोग बात करें तो पहली बात तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में चार पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे। पहला था जो आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट, तीसरा था बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म और चौथा था कोऑर्डिनेशन। वहां पर आपको जो उनको सॉल्व करने के लिए तरीका या जुगाड़ बताया था वो ये था कि जब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर अलग अलग एनायन अगर होते हैं इसका मतलब वो आयनाइजेशन दिखाएगा। हाइड्रेट के लिए आपको बोलता है डब्बे के अंदर क्या होना चाहिए, पानी, और पानी की क्वांटिटी अगर आप बाहर चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाता है। और कब तक आइसोमेरिज्म दिखाएगा, जब तक डब्बे के ऊपर चार्ज होगा। न्यूट्रल वाले को हम आइसोमर में काउंट नहीं करते थे। इसके बाद तीसरा केस आपको बताया था कि लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए कि डब्बे के अंदर क्या होना चाहिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर डब्बे के अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जब हमने बात करी थी तो हमने बोला था दो डब्बे होने चाहिए, लिगेंड का एक्सचेंज होना चाहिए और डब्बों पर क्या होना चाहिए, चार्ज। अब आते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर ध्यान सुनना, पार्ट सिंपल है लेकिन इसमें दो पार्ट आएंगे, जीआई एज वेल एज ओआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कैसे चेक करना होता है पहले उस पर बात कर ले। और चेक करते वक्त जनरली बच्चे को क्या है कि ओआई देखकर ऐसा लगता है कि ओआई बड़े खतरनाक है, क्योंकि थोड़ा सा एक ऑर्गेनिक का ऐसा थोड़ा सा है ना हिंट रहता है बच्चे को कि भाई बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर मेहनत ओआई पे नहीं होती है, यहाँ पर मेहनत जीआई पे होती है। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर सीखने हैं मेन। अगर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर सीख लिए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप बिल्कुल मतलब देख के कर दोगे सॉल्व, उसमें कुछ भी मेहनत नहीं होती। मेहनत किसके अंदर करनी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी मेहनत कैसी है, क्योंकि आपको उसमें कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। और कॉम्बिनेशंस बनाने का मतलब क्या है कि जैसे आप है ना जूनियर क्लासेस में 9th-10th में मैथ्स वगैरह पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ते थे। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको क्या बोलते थे, एक थैला है, थैले में 6 गेंदे हैं, एक लाल, दो पीली, एक हरी, नीली, ऐसे है ना। और उनके कितने कॉम्बो बनते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात होती है। यहाँ पर वैसा कुछ होता है। तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं और वही मेहनत का काम है। अगर आपने वो बनाना सीख लिया इसका मतलब है आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक, आइए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहले तो हम लोग बात करें कि ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज आपके सामने लिखी इसका मतलब क्या है। पहले एक काम करो, उसको छाप लो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हेडिंग डालिए, डेफिनेशन लिखिएगा। They have same chemical formula and chemical bonds. They have same chemical formula and chemical bonds. They have same chemical formula and chemical bonds, but differ in spatial arrangement. They have same chemical formula and chemical bonds, but differ in spatial arrangement. स्पेलिंग देख लेना बोर्ड पे, स्पेशियल की है ना, स्पेटियल दिखेगा, स्पेशियल प्रोनाउंस होता है, स्पेशल मत लिख देना। स्पेशियल है ना, स्पेस में 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज होना चाहिए, स्पेशियल अरेंजमेंट। अब आइए इसको पहले एक बार स्ट्रक्चरल से कंपेयर करते हैं। स्ट्रक्चरल में हम लोगों ने पढ़ा था सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्ड्स, वहां बॉन्ड्स चेंज होते थे, आप लिगेंड चेंज करते थे, अंदर बाहर चेंज कर देते थे उसको। यहां पर केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बॉन्ड भी वही होगा, पर जो बॉन्ड है जैसे मान लो कार्बन जुड़ा हुआ इससे, तो कार्बन ही जुड़ा होगा, लेकिन कार्बन कभी यहां जुड़ा होगा, कभी यहां जुड़ा होगा, कभी यहां जुड़ा होगा। तो उस कार्बन के एटम कार्बन ही रहेगा जुड़ा हुआ, लेकिन उसको स्पेस में चेंज करना है, अरेंजमेंट चेंज करना है। दूसरी बात, आप यहां पर आइए, जीआई और ओआई के लिए हमको किन बातों पर ध्यान देना है, तो ध्यान से देखिएगा है ना बेटा। ओआई आई होप इतना सबको पता होता है ओआई के बारे में, इसलिए ओआई पे तो है ना क्लियर। अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो ओआई के लिए आपको क्या देखना होता है, सिमेट्री। सबने सुना होता है कि भाई दो चीजें होती हैं, कोई भी स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री है, या तो वो सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल होगा। ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल की कहानी तीसरी चौथी क्लास से चालू हो जाती है। ए बी सी डी, ए को काट दो तो क्या मिरर इमेज बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। बी को काट दिया, मिरर इमेज नहीं बने। तो ये बचपन से सिखाते हैं आपको, अपने को सीखने में भले बुढ़े हो जाते तब तक नहीं समझ में आता, पर सिखाते बचपन से ही है। तो वही है, और कुछ भी नहीं है ना। आपको सिमेट्री देखनी होती है कि भाई जो भी फिगर है उसको कट करने पर इधर का आधा हाफ और इधर का आधा हाफ अगर एक दूसरे का मिरर इमेज है तो इसका मतलब है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को चेक कैसे करेंगे, उसके लिए एक पॉइंट यहां लिखा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम क्या चेक करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री।
है ना, प्लेन हो, एक्सेस हो, बहुत सारी चीजें होती है, बट जनरली प्लेन से आप चेक करते हैं। अगर किसी ज्योमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव क्या होता है, तो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप वो प्लेन पोलराइज लाइट वगैरह उसको रोटेट वोटेट करते हैं, वो सब चीजें है ना। खैर, यहां पर आइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमको क्या देखना होगा, सिमेट्री। अगर पीओएस है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अगर पीओएस नहीं है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या देखें, जैसे सर आपने एक शब्द में बोला कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या देखना है, पीओएस। कैसे देखना है वो सब अभी हम सीखेंगे। जीआई के लिए क्या देखें, तो जीआई के लिए क्या देखना होता है, जीआई के लिए बेसिकली आपको सिमेट्री विमेट्री से मतलब नहीं है। जीआई का मतलब है शफलिंग करना है। क्या करना है, शफलिंग। और शफलिंग, जब आप लिगेंड को शफल करना है, मान लो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो टेट्राहेड्रल में ये मेटल है, मेटल से एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां। अभी जो चार लिगेंड है, इसको उठा के यहां लगा दो, 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 किसी को किसी से भी चेंज कर करके देखो, शफलिंग बोलते हैं इसको। अगर आप शफलिंग कर रहे हैं और शफलिंग करने पर लिगेंड का एंगल जो पहले था एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बिफोर शफलिंग, और जो एंगल बाद में है आफ्टर शफलिंग, अगर वो सेम रहा, इसका मतलब है कुछ भी नया चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर शफलिंग करने पर चेंज हो गया तो आप बोलोगे कि वहां पर एक नई ज्योमेट्री आपको मिल गई है, और इसीलिए आप बोलोगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर कहने का मतलब क्या है कि आपको लिगेंड को शफल करना है, और शफल करने पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर एंगल चेंज हो गया तो एक नई ज्योमेट्री मिल गई, और अगर एंगल चेंज नहीं हुआ तो एक नई ज्योमेट्री नहीं मिली। ठीक, ये अपने को अभी कैसे करना है, कैसे इसको चेक करते हैं, वो सब अभी अपन सीखेंगे। बट दो पॉइंट का ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए शफलिंग करके एंगल देखना है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या देखना है बेटा, सिमेट्री देखनी है। दूसरी बात, आपके सामने अभी जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम हर कंपाउंड को, है ना, कंपाउंड से सॉल्व नहीं करेंगे, हम जनरल फॉर्म से सॉल्व करेंगे। जनरल फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर भी मेटल आएगा ना, तो मेटल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, एम से। एम लिख दिया तो वो हो जाएगा सेंट्रल मेटल। मान लो एक कॉम्प्लेक्स है CONH36, तो अब मैं बार बार कोबाल्ट नहीं लिखूंगा, कोबाल्ट के बदले क्या लिख दूंगा, एम। तो हम जनरलाइज करेंगे, सेंट्रल मेटल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। मान लो आपके कॉम्प्लेक्स में कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड को स्मॉल ABCD से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लो आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई बाइडेंटेट लिगेंड है। अब बाइडेंटेट लिगेंड कितने थे, 6। याद करिए कौन से 6 बाइडेंटेट लिगेंड थे, एक था EN, एक था ऑक्जेलेटो, एक था ग्लाइसिनेटो, एक था DMG, एक था बाइपिरिडिल, एक था एसिटाइल एसिटेनेटो, है ना, और ग्लाइसिनेटो। ये 6 बाइडेंटेट थे। इन 6 बाइडेंटेट के डायग्राम स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही बना चुके हैं। ग्लाइसिनेटो में जो 2 एटम काटते थे, बाइडेंटेट मतलब 2 एटम काटेंगे, एक ऑक्सीजन काटता था और एक नाइट्रोजन काटता था। क्या दोनों काटने वाले एटम सेम है या अलग अलग है, अलग अलग। अगर बाइडेंटेट के दोनों काटने वाले एटम अलग अलग है तो उस बाइडेंटेट को बोलते हैं एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। क्या बोलते हैं बेटा, एसिमेट्रिकल। और अगर काटने वाले दोनों एटम सेम है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। अब याद करो, EN के डायग्राम आपके पास बने हुए, आप तो जाओ वहां से चेक कर लेना। EN में दोनों काटने वाले एटम नाइट्रोजन होते थे, तो दोनों काटने वाले एटम सेम है, सिमेट्रिकल। ऑक्सीलेटो में दोनों काटने वाले ऑक्सीजन, DMG में दोनों काटने वाले नाइट्रोजन, बाइपिरिडिल में दोनों नाइट्रोजन, एसिटाइल एसिटेनेटो में दोनों ऑक्सीजन। तो इनमें दोनों काटने वाले एटम सेम है, तो इनको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। कुल मिला के बाइडेंटेट में 6 एग्जांपल है। टू बी प्रिसाइज, ग्लाइसिनेटो एसिमेट्रिकल है, बाकी सब सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट को, बाइडेंटेट में क्योंकि दोनों, इसमें मोनोडेंटेट में तो एक ही एटम काटता था इसलिए एक ABCD लिखा। बाइडेंटेट में काटने वाले 2 एटम है, 2 एटम है, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से ना, रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से AA लिखने का मतलब है एक ही लिगेंड है, और एक ही लिगेंड में 2 काटने वाले एटम है, और दोनों सेम है या अलग है, सेम है, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। क्या दोनों काटने वाले एटम सेम है या अलग है, सेम है, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। यहां पर देखिए AB, ये ऊपर जो कर्व है, कर्व ये बता रहा है कि आपस में जुड़े हुए एक ही कंपाउंड के पार्ट है। क्या यहां पर काटने वाले 2 एटम है या नहीं है, तो बाइडेंटेट दोनों सेम है या अलग है, अलग है, तो ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। यहां पर भी काटने वाले 2 एटम है या नहीं है बेटा, है,
मतलब बाइडेंटेट और दोनों काटने वाले सेम है या अलग है, अलग है, इसलिए एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। सर इस रिप्रेजेंटेशन को यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यूज कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। मान लो आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा NiCl4 है ना, 2-। अब इस एग्जाम्पल को देखो, आपको एग्जाम में तो ऐसा आएगा, लेकिन अपन ऐसे हर मॉलिक्यूल को ऐसे पढ़ नहीं पाएंगे, तो अपन जनरलाइज करेंगे। आप सबसे पहले इसका डब्बा बनाओ, यहां पर मेटल है या नहीं है, कितना मेटल है, एक, तो M लिख दिया, मेटल को हम M से रिप्रेजेंट कर देंगे। Cl कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है बेटा, मोनोडेंटेट। और कितने मोनोडेंटेट है, 4, चारों सेम है या अलग है, सेम है। तो मोनोडेंटेट को स्मॉल ABCD से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये चेंज हो सकता है। कोई और बोल सकता है कि मैं इसको कैपिटल ABCD लिखूंगा, चलेगा, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकते हैं, मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पर स्मॉल a लिख दिया, और कितने हैं, 4। तो ये आगे से हम MA4 टाइप का केस बोलेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स लिखा मैंने PT NH3 2Cl2, मान लो ये कॉम्प्लेक्स दिया। अब इसका बोला आपको कि टाइप पहचानो, तो टाइप पहचानने का मतलब है मेटल कितना है, एक, क्या लिख दिया, M। क्या ये मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट। ये मोनो है या बाय है, मोनोडेंटेट। दोनों मोनोडेंटेट सेम है या अलग अलग है, अलग अलग। मोनोडेंटेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ABCD से। अगर इसको A लिखूंगा तो इसको B लिखूंगा, तो वो रिप्रेजेंटेशन। कितने A है, 2, और कितने B है, 2। तो ये इस टाइप का बन गया। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा है 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा है 4 है। मान लीजिए एक और कॉम्प्लेक्स मैंने आपके सामने लिखा, कॉम्प्लेक्स लिखा PT के साथ FCl Br I, है ना। बस ये रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लें कि ऊपर ये जो हमने लिखा इसका मीनिंग है क्या। इधर देखिए, ये लिख दिया। अब मुझे बताओ यहां पर कोई मेटल है या नहीं है, तो M लिख दिया। ये मोनोडेंटेट है बेटा चारों, और चारों सेम है या अलग अलग है, सेम है। कि अलग है, अलग है, चारों अलग अलग है, तो एक को A लिख दिया, एक ही है, BC, ये इसका केस बन गया बेटा। मान लीजिए मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स देता, CONH3 थ्राइस Cl3, मान लो मैंने ये कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको, और मैंने बोला इसका टाइप पहचानो। तो टाइप पहचानोगे तो ये क्या हो जाएगा, M, ये क्या हो जाएगा, A3, और ये क्या हो जाएगा, B3। इस टाइप का केस बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका। अगर मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया NiDMG2, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, याद करिएगा। इसका अगर मुझे टाइप पहचानना है तो मुझे बताइए मेटल कितना है, एक, M लिख दिया। अच्छा, ये मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है, बाइडेंट। अब बाइडेंटेट आते ही आपको ये देखना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। और मुझे बताइए DMG, छह बाइडेंटेट थे, EN ऑक्सिलेटो DMG बाइपिरिडिल एसिटाइल एसिटिनेटो और ग्लाइसिनेटो। इनमें से केवल ग्लाइसिनेटो क्या था, एसिमेट्रिकल, बाकी सब क्या थे, सिमेट्रिकल। तो केवल ग्लाइसिनेटो एसिमेट्रिकल है, बाकी सब सिमेट्रिकल है ना? तो आप मुझे बताओ DMG सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल को AA लिखूंगा या AB लिखूंगा, AA। तो ये AA हो गया। और कितने बाइडेंटेट है, 2, तो ये लिख दिया। अब ये 2 लिखने का मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं है, 4 है, क्योंकि ये एक AA 2 जगह कटेगा, तो 2 AA मिलकर 4 जगह कटे, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। मान लो मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स लिख के दिया, और कॉम्प्लेक्स है PT EN2Cl2, मान लो ये लिख दिया मैंने, टाइप पहचाने। क्या ये PT यहां पर मेटल M को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस। EN क्या है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल है तो AA लिख दो। और कितने हैं, 2। ये मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है, मोनो। कितने हैं, 2। तो यहां A आ चुका है, तो यहां स्मॉल b लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। मान लो मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया PTGLY2, सपोज ये दे दिया। अब आप देखो यहां पर प्लेटिनम क्या हो गया बेटा, मेटल। अब मुझे बताओ ग्लाइसिनेटो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है या एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। तो AA लिखूंगा या AB लिखूंगा, AB। तो ये हो जाएगा AB का ट्वाइस, ये कहानी आ जाएगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। हमने ये जो MABCD वगैरह लिखा है, इन सब का मीनिंग क्या वो आपके सामने। पहले काम करें, ये जो सब लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल इतने सारे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो लिख लेना, बट ये CMI, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट जो भी है ये जरूर लिख लो। ये तो एग्जाम्पल अभी आएंगे ही आपके सामने, है ना।
ठीक है, तो बाइडेंटेट में बेटा केवल ग्लाइसिनेटो एसिमेट्रिकल है, बाकी जो भी अपने 5 बचे हुए बाइडेंटेट है वो सारे क्या हो जाते हैं, सिमेट्रिकल, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये जो अभी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस करे हैं ना, ये एग्जांपल हटा दे रहा हूं यहां से, एग्जांपल पे ज्यादा कुछ अभी मतलब नहीं, अपन आगे पढ़ेंगे तो ये सब आ जाएंगे ऑटोमेटिकली उसी के अंदर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन थे जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपके पास दो तरह की चीजें होंगी, एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने क्या बोला, हम लोग शफल करेंगे और शफल करने पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगल देखेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री को चेक करेंगे। अब कैसे चेक करना होता है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए पढ़ना है ना। हम लोगों ने जैसे वीबीटी सीएफटी भी मेनली दो कोऑर्डिनेशन नंबर्स के लिए पढ़ा, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहां पर पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को समझेंगे, क्योंकि 4 में 4 ही लिगेंड होंगे, तो 4 की शफलिंग कैसे होती है वो अगर हमें एक बार समझ में आ जाएगा, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 6 लिगेंड को कैसे शफल करना होता है या उसमें सिमेट्री कैसे देखनी होती है उसका हमें एक अंदाजा लग जाएगा। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को पढ़ेंगे। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आने का मतलब है, अब देखो जीआई और ओआई हम एक साथ चेक करेंगे। पहले हम कोई एक ज्योमेट्री बनाएंगे और उसी ज्योमेट्री में ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है वो साथ में चेक करेंगे। स्ट्रक्चरल में हम चारों आइसोमर को अलग अलग पढ़ रहे थे, यहां पर हम जीआई ओआई साथ में चेक करते हुए चलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, देखिएगा। मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, किसके जीआई बनते हैं किसके ओआई बनते हैं, कौन स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाता है नहीं दिखाता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया और आपने ऑप्शन देखा और ऑप्शन में आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है या तो वो 4 दिखेगा या 6 दिखेगा। मान लो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिला, 4। बेटा ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशियल अरेंजमेंट पर। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब है ज्योमेट्री पे निर्भर करेगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा, ज्योमेट्री पे। तो आपको जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर दिखेगा 4 या 6, उसकी ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। ज्योमेट्री में अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री तो पक्का है, ऑक्टाहेड्रल ही होगी, चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो चाहे d2sp3। तो उसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा, हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 के हाइब्रिडाइजेशन तो अलग होते ही है, ज्योमेट्री भी अलग अलग होती है, और हमें ज्योमेट्री की जरूरत है, इसलिए हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग वीबीटी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आपको मान लो एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए, चारों का आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखा, सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद की जो कहानी वो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब उस पर आएंगे। लेकिन मान लीजिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन आया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जीआई ओआई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पहला काम ज्योमेट्री निकाले, हाइब्रिडाइजेशन निकाले। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया होगा या हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आया होगा। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब मेटल के आसपास जो 4 लिगेंड है वो 109.5 पे जुड़े हुए होंगे। और अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आए तो ज्योमेट्री कैसी आएगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पास पास वाले एंगल 90 डिग्री और आमने सामने वाले एंगल 180 डिग्री। और ध्यान सुनना, इसी में अगर मैं ये दो लाइन खींच दूं तो क्या ये ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, यस। तो अभी हम लोग टेट्राहेड्रल के बारे में और स्क्वायर प्लेनर के बारे में समझेंगे, और स्क्वायर प्लेनर को समझने के बाद हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल। और ये मेन है, यही पढ़ोगे आप, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इस पे फोकस रहेगा हमारा। ये सीख जाओगे तो ऑक्टाहेड्रल ऑटोमेटिकली उसी से मिलता जुलता है। इसमें भी एंगल 90 और 180 का होता है, और ऑक्टाहेड्रल में भी सारे एंगल या तो 90 के या 180 के मिलते हैं, तो कहानी सेम चलेगी। इधर देखिएगा, अब इसमें ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इस पे चर्चा कर रहा हूं, ध्यान सुनना। हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो चीजें चेक करनी होती है, एक तो जीआई और एक ओआई। तो sp3 में जीआई ओआई होगा नहीं होगा, किसमें होगा किसमें नहीं होगा वो देखते हैं। और स्क्वायर प्लेनर में जीआई ओआई होगा नहीं होगा, कितनों में होगा कितनों में नहीं होगा, वो हमें यहां डिस्कस करना है। अब ध्यान सुनो, मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया और उस कॉम्प्लेक्स का आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया, ऑप्शन के बदले मैंने ये क्वेश्चन बना दिया, चेक वेदर इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे क्वेश्चन आ गया। आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है, 4। अब 4 दिखते ही सॉल्व मत करने लग जाना, पहले 4 देखते ही ज्योमेट्री चेक, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्री पे निर्भर करेगा।
4 की दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक तो स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। तो पहले आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। वीबीटी लगाइए, निकल का कॉन्फ़िगरेशन आएगा D8 और D8 का मतलब है लिगेंड वीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे के 4 डब्बे यूज होंगे क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होगी, sp3 टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल है तो ध्यान सुनना, टेट्राहेड्रल अगर ये है तो इसके लिए क्या क्या होगा वो अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, टेट्राहेड्रल होने का मतलब ऐसा, अभी मैंने इसमें अलग अलग केस बनेंगे, चारों लिगेंड हो सकता है सेम जैसे यहां थे NiCl4, चारों लिगेंड सेम है। हो सकता है NiCl3 और एक Cl के बाद Br हो सकता है NiCl2 और Br2 हो, तो ऐसे अलग अलग केस बनते हैं। चारों लिगेंड सेम हो सकते हैं, 3 सेम, एक अलग हो सकता है, 2 सेम, 2 अलग हो सकते हैं, चारों अलग अलग हो सकते हैं। जो चारों अलग है वो मोस्ट रैंडम केस है बेटा, और जो मोस्ट रैंडम है उसी को चेक करते हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अगर मोस्ट रैंडम में इसने कोई आइसोमेरिज्म दिखा दिया तो इससे पहले वालों में पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें ही नहीं दिखाया तो इससे पहले वाले तो ऑलरेडी सिमेट्रिकल है, तो उनमें तो और पॉसिबिलिटी होने के चांस नहीं है। आइए ना देखिए, मान लो मैंने चारों लिगेंड अलग अलग ले लिए। अब चारों लिगेंड अगर अलग है तो कहानी को समझिएगा, चारों लिगेंड अगर अलग है तो बेटा चारों कलर अलग अलग दिख रहे हैं। अब देखो टेट्राहेड्रल आ गया मान लो, तो मेटल बीच में बैठा है, एक लिगेंड एक लिगेंड एक लिगेंड एक लिगेंड, चारों लिगेंड अलग है। मान लो एक लिगेंड का नाम मैंने दे दिया ए, एक का नाम दे दिया बी, एक का नाम दे दिया सी और एक का नाम दे दिया डी। और मुझे कौन सा आइसोमेरिज्म चेक करना है इस बार? जीआई। जीआई के लिए मैंने आपको क्या बोला था? जीआई के लिए क्या करना है? लिगेंड्स को शफल करना है और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगल चेक करना है। इधर देखिए, मुझे बताइए अभी इस रेड का इससे एंगल कितना है? 90। अबे 90 कहां से आ गया बे? जाग जाओ बेटा, अब तो 9 बजने वाली है। बताओ कितना है इसका एंगल? 109.5। संडे के बाद मंडे ऐसी हालत होती है ना। इसके बाद देखो यहां से इसका एंगल कितना है? 109.5। इसका इससे एंगल कितना है? 10। इनका आपस में सारे 109.5 होते थे आइडियल। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम बात कर चुके हैं और वही सब चीजें अभी यूज आएंगे। अब आपने देखा कि ये 109.5, अब शफलिंग करिए। अभी रेड को रिस्पेक्ट में मान लेता हूं मैं, सबके एंगल कितने? 109.5। शफल कर लो, क्या एंगल बदला या वही है? रेड का अभी भी सबके रिस्पेक्ट में एंगल वही है। चलो और शफलिंग करो, घुमाते जाओ, जितना चेंज करना है करके देख लो। क्या शफलिंग से पहले जिसका जिससे एंगल जितना था, क्या शफलिंग के बाद भी उसका उससे उतना ही एंगल होगा बेटा? यस। इसका मतलब आप कितनी भी शफलिंग कर लो एंगल चेंज नहीं होगा। और अगर शफलिंग करने पर एंगल चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कोई भी नई ज्योमेट्री नहीं मिली, और नई ज्योमेट्री नहीं मिली इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। और ये टॉपिक इस बार समझ नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, मेहनत मत करना ज्यादा, मान लेना कि अपने को नहीं आएगा ये टॉपिक कभी भी, ठीक है? ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा। अब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आता ये वाला और आपको बोलता कि बताओ ये कॉम्प्लेक्स जीआई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। आपने देखा sp3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए फिक्स है, टेट्राहेड्रल के लिए फिक्स है, ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फिक्स है ये बात, क्योंकि आप इसमें कितनी भी शफलिंग कर लो कभी भी एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होगा ही नहीं। तो आप बोल दोगे कि जीआई नहीं दिखाता। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और आपको टेट्राहेड्रल दिख जाए, खटाक से आंसर टिक कर दीजिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। अभी क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले टॉपिक समझते हैं ना। अब आइए, जीआई पे हमने बात करी कि ये जीआई शो नहीं करते। अब आते हैं ओआई पे, इसी के लिए चेक करते हैं। ओआई के लिए भी अलग अलग पॉसिबिलिटी। ओआई के लिए हमें क्या देखना है? शफलिंग करनी है या प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब चेक करो, इसके लिए मैं जब ओआई बता रहा हूं आपको, तो ओआई के समय पे मैं चारों केस जो बन सकता हूं वो बता रहा हूं आपको। पहले तो चारों लिगेंड सेम, फिर 3 सेम एक अलग, फिर 2 सेम 2 अलग, और फिर चारों अलग। हम सारे केस समझ ले रहे हैं पहले से ही, देख लीजिए। मान लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना और चारों लिगेंड क्या होते हैं? सेम सेम होते हैं, सबको ब्लैक कलर का मान लो। अब आपने यहां मेटल रखा, यहां ए ए ए और ए, जितने भी लिगेंड्स हैं उनको बॉल स्फीयर की तरह मान के चलेंगे। तो यहां एक स्फीयर है, 2 स्फीयर है, 3 स्फीयर है, 4 स्फीयर है, चारों स्फीयर सेम है? यस। अब आपको कट करना है इसको। एक मॉलिक्यूल को काटने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं, बट अभी हम कट कर रहे हैं। मान लीजिए हमने इसको सामने से काटा ताकि आपको समझ में आए। सामने से काटा तो ये वाला बॉल और ये मेटल सामने से ऐसे कट जाएंगे तीनों।
अच्छा मुझे बताओ, ये बॉल जब कटेगा तो क्या आधा आधा कट जाएगा? तो क्या इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज होगा? यस। ये जो मेटल कटेगा, क्या इसका बॉल भी आधा और आधा इधर कट जाएगा बेटा? यस। तो ये मेटल और वो मेटल भी एक दूसरे का मिरर इमेज। ये वाला जो स्फीयर है, इधर और इधर आधा आधा कटेगा तो क्या मिरर इमेज आ गया? यस। एक, दो, तीन, ये तो मिरर इमेज हो गए ऑलरेडी। और ये सेम है या अलग है? सेम है, सेम है। सारे मैंने एक माने अभी सेम। क्या ये और ये सेम है? हाँ सेम है, चारों सेम माने थे। ये और ये सेम है, तो बताओ ये और ये भी एक दूसरे का मिरर इमेज। इसका मतलब इधर का जो आधा बन रहा है और उधर का जो आधा बन रहा है, क्या आपस में आइडेंटिकल है या अलग है? आइडेंटिकल है। इसका मतलब है यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। कब? जब चारों लिगेंड सेम थे। मैंने ये वाला केस माना। ये टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूं, यही केस वहां भी बनेगा, ध्यान रखना। अभी टेट्राहेड्रल की चल, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। ओआई का मतलब इनएक्टिव मत समझना, ओआई का मतलब मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहा हूं ना। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। इनएक्टिव एक्टिव में पूरा लिखूंगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। अब आगे देखो, अगला पॉसिबिलिटी क्या बनता है? अभी हमने चारों लिगेंड सेम माने थे, अब हमने ऐसा मान लिया तीन लिगेंड सेम और एक अलग हो। मान लो एक, दो, तीन सेम है, ये अलग है, ग्रीन वाला अलग है। मान लो जो अलग है उसको काटना है, ये पहली बात समझ लीजिए। जो अलग है उसको काटना है, क्योंकि जिसको आप काटोगे वो ऑटोमेटिकली खुद का मिरर इमेज बन जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। तो एक, दो, तीन, तीन तो सेम है और ये अलग है। जो अलग है उसको काटना है, सामने से लाओ उसको, काटेंगे। क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज? यस। क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज? यस। मेटल भी आधा आधा कट जाएगा और ये सेम है, तो इधर का आधा और उधर का आधा आपस में सेम। इसका मतलब है अगर A3 लेता और B लेता तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगला केस क्या बन सकता था? दो सेम हो और दो अलग हो, ऐसा होता। मान लो जो अलग है उनको काट दो, है ना, इस तरह की बात। मान लो ये दो सेम होते, अब ये दोनों बी भी हो सकते हैं और ये दोनों BC भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर ये ए और ए है, दो सेम, दो आपस में सेम, इन दोनों से अलग, और ये दोनों आपस में भी अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है A2 के साथ BC आ जाइए। जो अलग है उनको काटना है। देखिए ये B, ये C, ये A और ये दोनों सेम है, बाकी दोनों अलग है। क्या कट करेंगे तो ये आधा आधा कट जाएगा बेटा? यस। क्या ये आधा आधा कट जाएगा बेटा? यस। और ये एक दूसरे का ऑलरेडी मिरर इमेज है। इसका मतलब यहां पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम केसेस में टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। लेकिन जब कायरल सेंटर आएगा, ऑर्गेनिक में भी ये बात आती है आपके सामने, वेज एंड डैश फॉर्मूला। जब कायरल सेंटर आएगा, कायरल सेंटर मतलब चारों लिगेंड अलग अलग, चार सेम में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाया, तीन सेम में नहीं दिखाया, दो सेम में नहीं दिखाया, चारों ही अलग हो जाए। अब चारों अलग हो गए, सोचो कलर दिख भी रहे अलग अलग, चारों को जब काटोगे तो इन्हीं दो को तो काट पाओगे, जिसको काट दोगे वो तो मिरर इमेज बन जाएगा, लेकिन ये और ये इस बार सेम नहीं। तो क्या ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज बन पाएगा? नहीं। मतलब इधर का आधा और उधर का आधा सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। और जैसे ही अलग हो गया तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखा रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखा रहा, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मतलब है ये वाला जो केस है वो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। इसके अलावा जो शुरू के केसेस थे, चार सेम, तीन सेम, दो सेम, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टेट्राहेड्रल की बात करोगे तो टेट्राहेड्रल कभी भी GI तो कभी नहीं दिखाएगा, OI भी नहीं दिखाएगा, ऐसे ही मान के चले। केवल कब दिखाएगा? जब कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर मतलब चारों लिगेंड क्या हो? अलग। और वो तो आपको कंपाउंड देखकर ही पता चल जाएगा कि मेटल के साथ मान लो ये निकल होता, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, कंपाउंड देखोगे पता चल जाएगा। बस ये देख लेना कि टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल कभी GI नहीं दिखाएगा, कभी OI नहीं दिखाएगा, केवल कायरल केस में या चारों अलग लिगेंड के केस में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और जनरली इसीलिए टेट्राहेड्रल के ऊपर क्वेश्चन कम ही आते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल ना तो GI दिखाता है ना OI दिखाता है, वो देख के समझ में आ जाता है। अब आए इसके ऊपर, ये पढ़ना होता है मेन। इसमें आते हैं GI और OI पे, ध्यान सुनना। पहले किसकी बात कर रहा हूं? GI की। GI के लिए मैंने बोला था शफलिंग करके एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगल चेक करना है कि एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मान लो इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। GI के लिए मैं मोस्ट रैंडम केस को देख लेता हूं कि अगर इसमें भी एंगल नहीं बदला तो कभी नहीं बदलेगा। मुझे बताओ अभी A और B कितने एंगल पे? ठीक है, 90 पे है। अब शफलिंग करी, मान लो इधर देखिएगा,
ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब एंगल चेंज कर रहे हो, मुझे मान लो शफलिंग करी मैंने, शफलिंग करी तो ये जो अभी ब्लैक के रिस्पेक्ट में देखिए, ब्लैक के रिस्पेक्ट में रेड कितने एंगल पे आपको दिख रहा है 90, ये कितने पे दिख रहा है 90, ये कितने पे दिख रहा है 180, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आया, बताइए एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी को यहां ले आऊं तो एंगल चेंज हो गया। अभी पहले ब्लैक और रेड 90 और 90 पे थे, लेकिन अब कितने पे आ गया 180, इधर ही देख लीजिए। ए से बी का एंगल कितना है अभी 90, मान लो मैं बी को उठा के यहां रख दूं और डी को उठा के यहां रख दूं तो ए और बी अभी भी 90 पे, लेकिन मैं बी को यहां रख दूं और सी को यहां रख दूं तो बी अभी 90 पे और यहां आते ही 180 पे। तो क्या यहां एंगल चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो शफलिंग के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसका मतलब है ये जीआई दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है, तो इसमें जीआई की पॉसिबिलिटी है, दिखा सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार दिखाएगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जीआई दिखा सकता है। इसमें टोटल 11 केस बनेंगे, अभी हम लोग टेबल देखेंगे, 11 केस, 11 में से 5 बार ये जीआई दिखाएगा और बाकी बार ये जीआई नहीं दिखाएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जीआई दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता। अब आते हैं किसके ऊपर, ओआई पे। उसने कभी जीआई नहीं दिखाया, इसने जीआई दिखाया, उसने ओआई नहीं दिखाया, कायरल को छोड़कर कभी नहीं दिखाया। इस पे आइए, ओआई की बात करें। अब चारों लिगेंड सेम मान लो, जैसे इसमें पहले 3 सेम 4 सेम वैसा करा था ना, इसमें कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चारों लिगेंड, क्या ये स्क्वायर प्लेनर बन गया कि नहीं बन गया? बेटा बन गया है ना। अब स्क्वायर प्लेनर होने का मतलब ये ऐसा है, एक कॉपी रख दी अपन ने ऐसे, है ना। अब इसको जब आप काटने जाओगे, पूरा प्लेन है, ऐसे काट दो, क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा? ये एक दूसरे का मिरर इमेज, ये एक दूसरे का मिरर, खटक ऐसे काट। स्लाइस प्लेन, सैंडविच प्लेन या मॉलिकुलर प्लेन बोलते हैं इसको। बेटा जो ज्योमेट्री प्लेनर होती है उसमें तो हमेशा सिमेट्री होगी ही होगी, क्योंकि जब आप उसको ऐसे काटोगे तो ऊपर वाला आधा और नीचे वाला आधा हिस्सा हमेशा एक दूसरे का क्या रहेगा, मिरर इमेज। मतलब ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसमें हमेशा क्या मिलेगी आपको, सिमेट्री देखने को मिलेगी। कॉपी दिखाना, जैसे मान लो ये कॉपी ली अपन ने, ये ऐसा है, एक लिगेंड यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, चारों लिगेंड सेम हो अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चारों लिगेंड अपने आप में, ये बॉल मान लो नीली है, ये पीली है, ये हरी है, ये काली है, कैसी भी बॉल ले लो, है ना। आप जब ऐसे काटोगे तो ये बॉल एक दूसरे का मिरर इमेज, ये वाला बॉल एक दूसरे का मिरर इमेज, ये वाला बॉल एक दूसरे का मिरर इमेज, ये वाला बॉल एक दूसरे का मिरर इमेज। तो जब ऐसे काटोगे तो ऊपर के 4 आधे और नीचे के 4 आधे आपस में क्या रहेंगे बेटा, सेम। इसका मतलब है स्क्वायर प्लेनर में हमेशा सिमेट्री अवेलेबल होगी, और सिमेट्री अवेलेबल होगी मतलब वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये इसका जनरलाइजेशन है, ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल है तो जीआई नहीं दिखाएगा, ओआई भी नहीं दिखाएगा, केवल कायरल वाले पे दिखाएगा। इसमें ओआई तो कभी भी नहीं दिखाएगा, जीआई दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आने वाली, पहले इसको नोट करिए, स्टेटमेंट लिखाता हूं, फिर एक एक केस को पढ़ते हैं इंडिविजुअली। लिखते लिखते जो बातें बताई गई उसको फिट करते रहे कि भाई जीआई के लिए अपने को शफलिंग करके एंगल देखना है, ओआई के लिए अपने को सिमेट्री देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कभी भी जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि कितनी भी शफलिंग करो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगल हमेशा सेम रहेगा। ओआई भी वो नहीं दिखाएगा, केवल एक केस में जब कायरल चारों लिगेंड अलग होंगे तभी दिखाएगा, वरना ना जीआई दिखाता है ना ओआई दिखाता है टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में जीआई की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओआई कभी भी नहीं दिखाएगा क्योंकि वहां पर
प्लेनर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा रहेगी बेटा। चलिए ना, अब ये रिप्रेजेंटेशन के बाद दो नोट लिखा रहा हूं आपको। पहले नोट में हम लोग क्या लिख रहे होंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। पहले नोट में हम लोग टेट्राहेड्रल के बारे में एक बात लिख रहे होंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है तो वो जीआई कभी भी नहीं दिखाएगा। ओआई में इसमें क्योंकि एक पॉसिबिलिटी, तो इसलिए ऑलवेज वाली बात नहीं लिख सकते। यहां पर आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो ऑलवेज एक बात ट्रू है कि वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो ये दो नोट अभी हम लिखने वाले हैं कि वो कभी जीआई नहीं दिखाता, ये कभी ओआई नहीं दिखाता। वो जीआई क्यों नहीं दिखाता, कारण क्या है? शफलिंग करने पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगल हमेशा सेम। और ये ओआई कभी भी नहीं दिखाएगा, उसका कारण क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा अवेलेबल रहेगी। नोट बनाइएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, for coordination number 4 tetrahedral complexes, for coordination number 4 tetrahedral complexes, GI is not possible. For coordination number 4 tetrahedral complexes, GI is not possible because ligands are always at equal angles, because ligands are always at equal angles with respect to each other. Ligands are always at equal angles with respect to each other. ये तो पहला पॉइंट हो गया कि टेट्राहेड्रल में कभी भी जीआई नहीं होगा, क्योंकि कितनी भी शफलिंग कर लो लिगैंड का एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा सेम होगा। दूसरा नोट लिखें, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, for coordination number 4 square planar complexes, for coordination number 4 square planar complexes, OI is not possible. OI का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल because it always contains plane of symmetry, because it always contains plane of symmetry. अब इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को आपने जब भी ऑर्गेनिक पढ़ी हो, जैसा भी पढ़ा हो, स्लाइस प्लेन, सैंडविच प्लेन, मॉलिकुलर प्लेन, जो भी बोलते हो वो आप लिख लेना कि भाई उस प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने बात करा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 में तो कहानी खत्म है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ना जीआई दिखाएगा ना ओआई दिखाएगा। ओआई भी कब दिखाएगा? कायरल सेंटर, वो देख के पता चल जाएगा। तो इस पे अब ज्यादा हम लोग कुछ बात नहीं कर रहे, वो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। अब हम लोग सीधे सीधे इसके ऊपर आते हैं, डीएसपी2 पे। डीएसपी2 में ओआई तो कभी भी नहीं दिखाएगा, लेकिन जीआई की पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है तो इसके अलग अलग केसेस हमको चेक करने पड़ेंगे कि कौन से केसेस में जीआई दिखाएगा, कौन से केसेस में जीआई नहीं दिखाएगा। तो अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारा का सारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर के लिए ये टेबल है। पहली बात ये क्लियर कर लीजिएगा कि ये टेबल किसके लिए बना हुआ है, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल? स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में अगर ये केसेस आएंगे तो जीआई भी नहीं दिखाएगा, ओआई भी नहीं दिखाएगा। कब दिखाएगा? कायरल पे। लेकिन ये हम टेट्राहेड्रल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्क्वायर प्लेनर। तो ये मैं यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हाइब्रिडाइजेशन आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, मान लो कॉम्प्लेक्स का वो आ गया DSP2 और हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर का ये टेबल है। अब इस टेबल में आप देखें तो 11 एंट्री है। पहला इधर देख लीजिए, MA4 मतलब मेटल के साथ 4 मोनोडेंटेड, चारों सेम है। मेटल के साथ 4 मोनोडेंटेड, 3 सेम 1 अलग। मेटल के साथ 4 मोनोडेंटेड, 2 सेम 2 अलग, लेकिन वो दोनों आपस में सेम है। मेटल के साथ 4 मोनोडेंटेड, 2 सेम 2 अलग और आपस में भी अलग अलग। मेटल के साथ चारों अलग अलग। फिर ये बाइडेंटेड आया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड 2, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड 1 और 2 मोनोडेंटेड सेम लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड 1 और 2 मोनोडेंटेड अलग अलग। एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड 2, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड 1 और 2 सेम मोनोडेंटेड, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड 1 और 2 अलग अलग मोनोडेंटेड। अभी एग्जांपल लिखेंगे इनके। पहले जो टेबल बना हुआ है इसको आप नोट करेंगे। स्क्वायर प्लेनर, इधर देखना, स्क्वायर प्लेनर है तो ओआई तो कभी भी नहीं दिखाएगा, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसमें स्लाइस प्लेन, सैंडविच प्लेन हमेशा अवेलेबल होगा स्क्वायर प्लेनर में। जीआई के इन 11 केसेस में से 5 केसेस में ये जीआई दिखाएगा, रेस्ट में ये जीआई नहीं दिखाएगा। इनको 1 बाय 1 अभी हम स्टडी कर रहे होंगे। पहले ये टेबल बना लीजिए।
अब जो हम इसके आगे की बात करेंगे ये वैसे ही है जैसा आपने वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था कि या तो आप आगे की कहानी समझ लें 3D में, और नहीं समझ आए तो फिर ये टेबल याद करना पड़ेगा। दो ही तरीके होते हैं, जैसे कहां सिग्मा बनेगा, कहां पाई बनेगा, कहां डेल्टा बनेगा। तो या तो आपको 3D में इमेजिन हो जाए कि एक से एक टकरा रहा है, दो से दो टकरा रहे, चार से चार टकरा रहे, नहीं हो तो फिर टेबल याद कर लीजिए। तो दो ही तरीके हैं। आज ही लिखना है टेबल, है ना? 2 मिनट का समय है, बना ले फटाफट। जो ज्यादा लिखते हो एक एक कॉलम की एंट्री कर लेना। ओआई में लिखने का कुछ है नहीं, डैश 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 लगाने हैं। चले भाई, है ना? अब ये जो केसेस अभी आपके सामने हैं, इन सारे केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे, कहां पर कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, पर अब उसको कैसे चेक करना आइयोस पे बात करता हूं। मैंने आपको शुरुआत में इस टॉपिक में बोला कि ओआई में हमें कभी भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? वो दिख रहा है आपको, यहाँ ओआई है ही नहीं, तो क्या मेहनत करोगे इस पे। ऑक्टाहेड्रल अभी जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी ओआई में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत किस पे करनी है? जीआई पे। अब जीआई कैसे चेक करना है, यही काम की बात है, और इसके जीआई समझ लीजिएगा, ताकि जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे जाएं तो जीआई और ओआई कैसे चेक करने होते हैं एज इट इज इंप्लीमेंट होगा वहां पर भी। कहानी समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया, और कॉम्प्लेक्स है पीटी एफ सी एल बी आर, है ना? इस तरह से देख रहे हैं, और यहां लिख दिया मैंने आई। इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया। अब सबसे पहले एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया कि ये जीआई ओआई स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहचानना है। मुझे बताइए ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? एम ए बी सी डी। क्या ये जीआई दिखाएगा, ओआई दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। मुझे बताइए क्या ये जीआई दिखा सकता है, ओआई? ये तो कायरल है। यही गलती करोगे एग्जाम में। बच्चे को ये कायरल वाली बात याद रह जाती है। बच्चा देखता है एम ए बी सी डी, टिक करके आ जाता है। अबे एम ए बी सी डी टेट्राहेड्रल का दिखाता है। ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी जो आपने टेबल बनाई है स्क्वायर प्लेनर का, ये टेट्राहेड्रल का स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में कायरल वायरल से कोई मतलब है ही नहीं। प्लेनर है, प्लेनर है तो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहीं पे गलती करता है बच्चा। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन दिख जाए, ध्यान सुन लेना, आप पूरा जीआई ओआई सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ निकाल लोगे, आप गलती करोगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखा तो पहले ये चेक करना है कि टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। टेट्राहेड्रल है तो कभी भी जीआई नहीं दिखाएगा, ओआई भी नहीं दिखाएगा, केवल कायरल पे दिखाएगा। कब? जब टेट्राहेड्रल होगा। स्क्वायर प्लेनर हुआ तो जीआई दिखा सकता है, और ओआई कभी नहीं दिखाएगा। अब आप पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगा। क्यों आएगा DsP2? प्लेटिनम पे +2 है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, निकल +2 की तरह है, D8 है।
क्या 4D 5D के साथ दुनिया का हर लिगेंड सफल होता है बेटा? यस, सफल है तो D8 में अंदर पैक हो जाएंगे सारे, एक डी खाली हो गया, एक डी खाली हो गया तो 4 डब्बे कौन से मिलेंगे? DsP2। DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा। क्या स्क्वायर प्लेनर में GI की पॉसिबिलिटी हो सकती है? यस। तो अब हम आगे की बात कर रहे हैं। इतना काम आपको, ये सब जो पढ़ रहे हैं ये सब आगे की कहानी, इतना तो आपको पहले ही कर लेना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर, पहले ये पहचानिए। टेट्राहेड्रल है तो GI नहीं दिखाएगा, OI भी नहीं दिखाएगा। अगर ये टेट्राहेड्रल होता, मान लो यहाँ निकल होता तो हो जाता, क्योंकि निकल में D8 में लिगेंड सफल नहीं होते, क्या होते? विफल। विफल होते तो sp3 आता, sp3 आता तो टेट्राहेड्रल होता, टेट्राहेड्रल होता तो कायरल बनता, कायरल बनता तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता। लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये स्क्वायर प्लेनर है। अब आगे सुनिए, स्क्वायर प्लेनर जब आया, ये अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं बस अभी आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या करना होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तब ये सब बातें आएंगी आपके सामने, लेकिन हाँ, एक दिमाग में इमेजिनेशन क्लियर रखें। आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला, क्या आ गया? DsP2। DsP2 में क्या आ गया बेटा? स्क्वायर प्लेनर। अब मुझे पता है स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, पर क्या ये GI दिखा सकता है? यस, GI दिखा सकता। तो टाइप पहचानो पहले, तो पॉसिबिलिटी रहती है MABCD। अब कैसे चेक करोगे GI दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? टेट्राहेड्रल होता तो बोल देता GI नहीं दिखाता, और अब स्क्वायर प्लेनर है तो GI दिखा सकता है। कैसे करें सॉल्व? ध्यान सुनो। स्क्वायर प्लेनर होने का मतलब क्या है कि मेटल ने अपने आसपास स्क्वायर पे, बोर्ड पे, प्लेन पे 4 पोजीशन तैयार करी। अब 4 पोजीशन तैयार करी तो ध्यान सुनना, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। कितने डायगोनल बन रहे हैं? 2। जितने डायगोनल उतने क्या बनाओगे? ब्रैकेट। शफलिंग करने का एक तरीका तो क्या था कि मैं आपको बोलता ये मेटल है, मेटल के पास इधर A B C D, इसको यहां लगा दो, इसको यहां लगा दो, इसको यहां लगा दो। वैसे तो कब तक डायग्राम में, तो कब तक चेंज करोगे? डायग्राम में इतना चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बहुत डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो अपन डायग्राम नहीं बनाएंगे, अपन ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट खेलेंगे। और यही काम है, यही समझ लेना अच्छे से। इस पे मेहनत लगेगी, आपको घर पे जाके भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां समझ में आ जाएगा, लेकिन खुद से जब करोगे तो बहुत सारी जगह अटकोगे इसमें। इसीलिए समझना, क्योंकि मेरे को तो आता तो मैं तो खटाखट लिख दूंगा, आपको लगेगा वाह यार बिल्कुल सही है, पर आप जब करोगे तो आएगी प्रॉब्लम, आपको ये ध्यान रखिएगा। पर इसकी मेहनत कर लेना घर पे जाके, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। फिर आपको टेबल ही याद करना है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना। आइए इधर, यहां पर आइए। MABCD, कितने डायगोनल है स्क्वायर प्लेनर में? 2। जितने डायगोनल उतने ब्रैकेट। जब हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ेंगे तो ऑक्टाहेड्रल में 1, 2 और 3 डायगोनल आएंगे। तो 3 डायगोनल आएंगे तो कितने ब्रैकेट बनाऊंगा वहां पर? 3। अभी हम 2 ब्रैकेट में शफलिंग सीख रहे हैं, वहां पर हम लोग 3 ब्रैकेट में शफलिंग करेंगे। वहां पर शफलिंग कैसे करेंगे? 3 में से 1 को फिक्स कर दूंगा ऐसे, और बाकी 2 में शफलिंग करूंगा, तो यही काम आएगा। 2 में शफलिंग काम आएगा वहां पर भी, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है। मान लो ABCD 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड को आप ऐसे ही तो लगाओगे, कहीं पर A लगाओगे, कहीं पर B लगाओगे, कहीं पर C लगाओगे, कहीं पर D लगाओगे। तो इसको हम ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे वो समझिए। ABCD जो 4 लिगेंड है उसको ब्रैकेट में लाइन से बिछा दीजिए। क्या बोला मैंने? लाइन से बिछा दो। लाइन से बिछा दो मतलब ABCD। मान लो A4 होता तो A4 हो जाता। मान लो A2B2 होता तो AABB ऐसे लिख देता। ठीक है, वो अभी अब सब करेंगे। तो अभी मैं एक केस आपको समझा रहा हूं। MABCD, आपने ABCD को लाइन से बिछा दिया। इस लाइन से बिछाने का मतलब क्या है वो समझिए। एक ब्रैकेट में लिखे हुए जो दोनों लिगेंड होते हैं, एक ब्रैकेट में लिखे हुए जो दोनों लिगेंड होते हैं वो एक डायगोनल पे आएंगे, ये कहने का मतलब है। इसका मतलब A और B डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, ये कहने का मतलब है। और ये कहने का मतलब है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180। और इधर बताइए C और D एक ब्रैकेट में लिखे दोनों लिगेंड पास पास आएंगे, आमने सामने आएंगे, आमने सामने। एक तरफ C लिख दो, एक तरफ D लिख दो। अब इधर C इधर D लिख दो, या इधर D इधर C लिख दो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही है। तो कभी ब्रैकेट में CD लिखा हो या DC लिखा हो, ये दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। वो बस है तो 180 पे ही एक दूसरे के, है ना, ध्यान रखिएगा। अब आइए शफलिंग सीखिए। शफलिंग कैसे करना है? अभी मैंने बोला ABCD को लाइन से बिछा दिया, ABC और D, अपन ये करा। अब शफलिंग सीखना। अगर अपन डायग्राम से शफलिंग करते तो क्या करते? A को मान लो मैंने यही रखा, अभी मैंने C को उठा के यहां रख देता और B को उठा के यहां रख देता, ये शफलिंग होती। अब ये शफलिंग अपन ऐसे डायग्राम में नहीं करेंगे, है ना, अपन यहां करेंगे। चेक करो, इसको फिक्स कर दो। इसको फिक्स कर दिया तो ये A तो यहां रहा।
अब इस बी को सी से बदल दो, ये कर रहे हैं अपन। बी को सी से बदला तो यहां कौन आएगा, सी, और यहां कौन आएगा। इसका मतलब हुआ ए और सी कितने पे हो गए, बात सही आ रही है। सी जब उधर जाएगा, बी और सी को शफल कर दोगे ना, शफल कर दोगे, सी इधर चला जाएगा, क्या ए और सी 180 पे आ जाएंगे, आ जाएंगे, ये वही बात बोल रहे। तो अपन डायग्राम से नहीं करेंगे, अपन ऐसे करेंगे, ठीक। पर ये मेहनत का काम है, इसको सीखिए। बी को सी से बदला। अब मुझे बताओ, ये ऊपर के जो दोनों ब्रैकेट है और नीचे के दोनों ब्रैकेट है, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है या अलग अलग है। कई बार ये आइडेंटिकल भी आएगा, जैसे मान लो यहाँ ए ए ए ए होता तो इसको बदलते तो क्या फर्क पड़ता है, ए ही तो आता। कई बार ये आइडेंटिकल भी आएंगे और कई बार अलग भी आएंगे। जब आइडेंटिकल आएंगे तो हम बोलेंगे इसने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाई, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं आया ना, सेम रहा। लेकिन क्या यहां पर चेंज हो गया, यस चेंज हो गया, मतलब इसने एक नया आइसोमर बना दिया, जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे, क्योंकि शफलिंग कर रहे हैं, एंगल देख रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये एक नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। अब एक और पॉसिबिलिटी थी, इस ए को फिक्स रखा था आपने, अभी भी फिक्स रखो। अभी तो आपने बी को सी से बदला था, बी को डी से भी तो बदल सकते थे। तो एक बार यहां डी ले आओ और एक बार सी तो यहीं रहेगा, बी उधर चला जाएगा, ऐसा आ गया। इसको चेक करो, क्या ये ब्रैकेट ऊपर वाले फर्स्ट से आइडेंटिकल है या अलग है, सेकंड से सेम है या अलग है। चेक कर लो, मतलब ये तीनों अपने आप में अलग 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 ज्योमेट्री है। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, 3। अभी ये तो मैंने एक से बताया आपको, अभी आप ये तो इतने ही बनते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे रोक दी कहानी। पर आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है। आपको क्या करना है, ए को फिक्स करके चेंज देख लिया, हो सकता है मैं बी को फिक्स कर देता, करिए। ये मतलब आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएंगी चीजें कि भाई रिपीट कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। ये सबसे रैंडम केस है। अगर मान लो मैंने बी को फिक्स किया होता और ए को चेंज करता सी से, तो बताओ यहां कौन आता, सी, और यहां कौन आता, ए और डी। क्या ये ब्रैकेट ऊपर के तीनों में से किसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, पहला दूसरा या तीसरा, ए डी और सी बी। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। ये मत बोलना सर ये पहले लिखा है बाद में लिखा, बात एक ही है तो डायगोनल पी ना। तो ये और ये रिपीटिशन है, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने बी को फिक्स रखा होता और इस बार ए को डी से बदलता, तो यहां कौन आ जाता, डी, और यहां कौन आ जाता, ए। इसको देखो, क्या ये ऊपर तीनों में से किसी से रिपीटिशन है, किससे, सेकंड वाले से, मतलब ये भी रिपीटेड है। बस खत्म हो गया, इतने ही बन सकते थे। आपने चेक कर लिया पांचों को, 5 में से 2 रिपीटिशन आए, 3 नए केस थे। इसको फिक्स कर लो, चेंज कर लो। वो अब 1 2 को अगर आपने कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। तो आपके पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, 3। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसने शो नहीं किया, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है, आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। तो सबसे ज्यादा जो शफलिंग है वो अपन ने देख लिया, बाकी सारी चीजें अपन अब पढ़ते हुए चलेंगे। ये मैंने बस एक एग्जांपल बताया आपको, अपन वापस से सारे केसेस अब लाइन बाय लाइन पढ़ रहे, ताकि एक आइडिया लग जाए कि करना कैसे होता है ना। आए इधर, सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें तो पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर के लिए लिख रहा हूं ये, है ना, जो भी बातें हैं स्क्वायर प्लेनर के लिए। मान लो आपको एग्जाम में टाइप दिया गया MA4, ध्यान से देख लो, समझ लो, पहले लिख लेने देना पूरा। जो 3 केस आएंगे अभी स्लाइड पे, 3 केस हो जाए, उसके बाद आप लिखना चालू करना, 3 मिनट का समय मिल जाएगा आपको। पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने है, मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया NiCN4, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स दिया 2-, आपसे बोला किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म चेक करो। पहली बात आपको तो ये दिया जाएगा, इसको टाइप को पहचानो, क्या ये MA4 टाइप का है या नहीं है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखते ही डायरेक्ट सॉल्व मत करना, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना। क्या ये DSP2 है या नहीं है। निकल के 3 कॉम्प्लेक्स मैंने बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से DSP2 है। अगर मान लो ये टेट्राहेड्रल SP3 होता तो ये ना तो GI दिखाता ना OI दिखाता, क्योंकि ये कायरल नहीं है, और SP3 तो GI तो दिखाता ही नहीं है। पर ये स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर क्या GI दिखा सकता है, हाँ दिखा सकता, पॉसिबिलिटी है। OI नहीं दिखा। अगर इसके बारे में OI का क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि OI नहीं दिखा, खत्म हो गया। लेकिन अगर GI पूछा है तो चेक कर लेते हैं, आइए चेक करते हैं कैसे चेक करना है। 4 लिगेंड है, 2 ब्रैकेट बना दो, 2 डायगोनल होते हैं इसमें, और A4 को लाइन से बिछा दो, A1 A2 A3 A4। तरीका क्या बताया था, एक को फिक्स करो और इसको इससे शफल करो, इसको इससे शफल करो, क्या कोई चेंज आएगा। इसको फिक्स कर दो और इसको शफल कर लो, कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। किसी को फिक्स कर लो, किसी को किसी से शफल कर लो, कोई चेंज नहीं।
दो ब्रैकेट है, इसमें भी ए ही आएगा, इसमें भी ए ही आएगा, मतलब कोई चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला? नहीं होने वाला। अगर कोई चेंज नहीं होने वाला, इसका मतलब है कोई नई ज्योमेट्री नहीं बनेगी, और ज्योमेट्री अगर चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर। ज्योमेट्री चेंज होने का मतलब ये मत समझना कि स्क्वायर प्लेनर से टेट्राहेड्रल बन जाएगा, नहीं, रहेगा स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री चेंज होने का मतलब अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो कभी भी ये दिखा ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है। तो ये इसका आंसर है। डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ए और ए, ये लिखने का मतलब क्या है? ए और ए डायगोनली ऑपोजिट। ये लिखने का मतलब क्या है? ए और ए डायगोनली ऑपोजिट। ठीक है, सेकंड नंबर के केस पे आते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया और वो कॉम्प्लेक्स है NiCN3 और NH3। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स दिया गया और इसके ऊपर -1 चार्ज है। अब आपने एग्जाम्पल देखा तो आपको दिख रहा है ये Ma3B, तो ये टाइप बन गया Ma3B का। मोनोडेंटेट लिगेंड है, 3 सेम और एक अलग, Ma3B। हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला बेटा, यहां पर चारों सफल थे, यहां पर भी चारों सफल है, निकल D8 है, पेयरिंग हो जाएगी, D8 अंदर गया मतलब 4 डब्बों में फिट, DsP2। आइए अब इसके लिए डब्बा बनाते हैं, ये 2 बना दिया, स्क्वायर प्लेनर तो 2 डायगोनल होंगे। A3B को लाइन से बिछा दो, A1 A2 A3 और B। अब आप खुद सोचिए, ए को फिक्स करा। अब ये आपको इमेजिन करना है कि मैं तो खटाखट लिख दूंगा, लेकिन आपका दिमाग इसमें चलना चाहिए, प्रैक्टिस करिएगा घर पे जाके, पहले बोल रहा हूं। इसको फिक्स करा और ए को ए से बदला, कोई चेंज? इस ए को फिक्स रखा और इस ए को इस बी से चेंज करा, कोई चेंज? ऐसा हो जाएगा नहीं है? क्या ये अलग ज्योमेट्री हो गई क्या? नहीं। अरे ऊपर के दोनों ब्रैकेट में ए बी, बात है कि आगे पीछे लिखने से कोई चेंज नहीं होगा। आप इसमें कुछ भी चेंज कर लो, चेंज आएगा ही नहीं बेटा, यही रहेगा। क्यों यही रहेगा? क्योंकि 3 ए है और एक बी है, आपके पास 2 ब्रैकेट है, 3 ए है तो एक में तो ए आएगा ही आएगा और एक में ए भी आएगा ही आएगा। आप कुछ भी कर लो, यही बनेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है इसका मतलब है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा पा रहा है क्या? नहीं। और ऑप्टिकल इसमें होता नहीं, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनली ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट ये डायग्राम बनेगा। अगले पे आइए, तीसरा केस वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैक्सिमम टाइम स्क्वायर प्लेनर का अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, Ma2B2। ध्यान से देखिएगा, सपोज आपको एग्जाम में कॉम्प्लेक्स दिया गया, कॉम्प्लेक्स दिया गया बेटा PTNH3 2Cl2 है ना, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया गया Ma2B2। प्लेटिनम भी निकल की फैमिली का, ये D8 है और 4D 5D के साथ तो सब सफल होते हैं, तो ये भी सफल है और ये भी सफल है। तो सफल में D8 की पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो सब डब्बे के अंदर D8 हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कितने ब्रैकेट बनाने? 2। स्क्वायर प्लेनर में 2 डायगोनल होते हैं। A2B2 को लाइन से बिछा दो, बोलो A1 A2 B1 B2, लाइन से बिछा दो। अब शफलिंग सोचिए, अगर मैं इसमें शफलिंग करूंगा तो बताओ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, इस बार चेंज आएगा। ए को आपने फिक्स रखा और ए को बी से बदल दिया, तो यहां ए बी और यहां पर भी ए बी। अब इसके बाद आप कितनी भी शफलिंग करो, या तो पहला वाला आ जाएगा या दूसरा वाला आ जाएगा, रिपीटेशन होगा, इसके बाद और कोई शफलिंग पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसने कोई नई ज्योमेट्री बना ली या नहीं बना ली? बना ली। कितने बन गए? 2। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2। ये अपने आप में एक ज्योमेट्री है, ये अपने आप में एक ज्योमेट्री है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, स्क्वायर प्लेनर है। डायग्रामेटिकली देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस और ट्रांस आइसोमर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सिस और ट्रांस। तो आइए उस पर बात करते हैं। ए और ए डायगोनली ऑपोजिट, ए और ए, बी और बी डायगोनली ऑपोजिट, ये तो पहला डायग्राम बन गया। दूसरे के हिसाब से ए बी डायगोनली ऑपोजिट और ए बी डायगोनली ऑपोजिट, ये बन गया। अब देख के बताना, सिस और ट्रांस की अगर मैं बात करूं, यहां भी काम आएगा और आगे ऑक्टाहेड्रल में भी काम आएगा सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस की अगर हम लोग बात करें तो अगर 2 सेम लिगेंड एक दूसरे से 90-90 पर होते तो क्या बोलते हैं? सिस। और 2 सेम लिगेंड एक दूसरे से आमने सामने 180 पे आए तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। इस ज्योमेट्री में कितने टाइप के एंगल होते हैं? 2 ही होते हैं, 90 और 180। ऑक्टाहेड्रल में भी 90 और 180। आमने सामने जब भी आएगा 180, और आमने सामने नहीं आए तो फिर 90 फिक्स है। मुझे बताओ ए और ए कैसे हैं बेटा? 90 पे या 180 पे? 180। ऑपोजिट टू ईच अदर हो गए, मतलब ट्रांस आइसोमर है बेटा।
और यहां पर ए और ए बताइए क्या ये 90 पे है या 180 पे है? 90 पे। बी और बी को देखो कितने पे? 90 पे। 90 पे मतलब पास पास है सिस। एडजेसेंट अगर जुड़े हैं तो सिस, ऑपोजिट अगर डायगोनली ऑपोजिट जुड़े हैं तो ट्रांस। आइए इधर देखिए। अब ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए कि ये टाइप तो ठीक है लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का नाम होता है बेटा प्लेटिन। क्या नाम होता है? सिस प्लेटिन। आपने सुना होगा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आता है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कंपाउंड है प्लेटिन, इसके दो फॉर्म बनेंगे, एक तो सिस और एक ट्रांस। तो इसके दोनों फॉर्म बना रहा हूं, यहां देखिएगा। मान लो प्लेटिनम के साथ ए हमने मान लो अमोनिया को ले लिया, तो ये NH3 आ गया, और बी मान लो हमने Cl को ले लिया, तो यहां Cl आ गया। ये कंपाउंड कहलाएगा सिस फॉर्म ऑफ द कंपाउंड प्लेटिन। और यहां पर आ जाए तो प्लेटिनम के साथ ए हमने अमोनिया को मान रखा है, तो ये अमोनिया अमोनिया आ गया, और यहां पर Cl आ गया, तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म ऑफ द प्लेटिन। तो दो तरह के फॉर्म आपको मिलेंगे, एक तो सिस प्लेटिन और एक ट्रांस प्लेटिन। और जो ये सिस प्लेटिन है, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग भी इसे कहा जाता है। तो ये इसके बारे में जानकारी। इस पे कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान सुनना है ना। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कौन 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 सा काम में आता है, सिस्प्लेटिन या ट्रांसप्लेटिन? सिस्प्लेटिन। दूसरा, आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ लेगा कि सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला बताइए, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि प्लेटिन के अंदर PTNH3 2Cl2। आपसे बोलेगा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में जो ड्रग यूज होता है उसका सेंट्रल मेटल बताइए, तो प्लेटिनम है कि पैलेडियम है कि निकल है कि क्या है, तो प्लेटिनम है। उसमें यूज होने वाले लिगेंड कौन से? तो अमोनिया क्लोरीन, अमोनिया ब्रोमीन, साइनाइड क्लोरीन, साइनाइड ब्रोमीन, ऐसे बना के देगा। तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया क्लोरीन। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, है ना। अभी आपको पिछले 4-5 साल में नहीं दिखेंगे, लेकिन उससे पहले जब दूसरे स्टेट के एग्जाम होते तो ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, नोट कर लीजिए सर। 3 मिनट, शुरू होते हैं अब। और शफलिंग जब लिख रहे हैं तो लिखते लिखते भी अपना दिमाग चलाते रहे कि भाई कैसे क्या शफलिंग करा, एक को फिक्स करा, दूसरे को तीसरे से चेंज करा, दूसरे को चौथे से चेंज किया।
चले बेटा, है ना। अब ये जो केस अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, इसके बाद आते हैं अगले केसेस की तरफ। 3 के बाद जो अगला केस हमें पढ़ना है वो आता है बेटा MA2BC। 4th नंबर का जो केस है दैट इज MA2BC टाइप का केस हमने लिया। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो सपोज एग्जाम में आपको दिया गया पीटी के साथ NH3 और साथ में मान लो एक Cl और एक Br दे दिया, है ना। इससे इस केस में और इससे पहले वाले केस में बस एक ही डिफरेंस है, यहां देखना, या NH3 के बाद जो बाकी दो बाई मोनोडेंटेट थे वो भी सेम थे, और यहां पर हमने बस Cl2 को Cl और Br कर दिया, चेंज बस उतना आया। ये जो टाइप बन गया ये बन गया MA2BC। अब दो ब्रैकेट बना दीजिए, लाइन से बिछा दीजिए A1 A2 B और C। शफलिंग के बारे में बात करें तो बेटा इस A को मैंने फिक्स किया और इस A को इस B से चेंज किया, तो यहां B आएगा और यहां AC आएगा। और आप देखो तो ऊपर वाला और नीचे वाला ज्योमेट्री सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो इसका मतलब एक नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गया। इसके बाद आप कितनी भी शफलिंग कर लो, या तो पहला ही बनेगा या दूसरा ही बनेगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, शफलिंग करते रहिए आराम से, घर जाके मेडिकल कॉलेज जाके शफलिंग करते रहिएगा इसमें, ठीक है, यही बनेगा। और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा क्योंकि क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर। अब आइए डायग्राम पे आते हैं। तो डायग्राम अगर हम इसका बना दें तो मेटल के आसपास 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है, पहले में A और A डायगोनली ऑपोजिट, B और C डायगोनली ऑपोजिट, दूसरे में AB डायगोनली ऑपोजिट और AC डायगोनली ऑपोजिट। मान लो इसमें सिस और ट्रांस बताना होगा, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पर दो A सेम है या नहीं है? बेटा है। अगर दो मोनोडेंटेड आमने सामने आ गए और दो मोनोडेंटेड एडजेसेंट आ गए, तो पास पास आ गए तो सिस, और आमने सामने आ गए तो ट्रांस। ये इसके दो आइसोमर बन जाएंगे, सिस और ट्रांस। अगले वाले पे चले, 5th वाले केस पर। 5th वाला केस क्या है कि मेटल के साथ 4 मोनोडेंटेड लिगेंड आ जाए और चारों अलग अलग हो। स्क्वायर प्लेनर में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि सिमेट्री होगी। sp3 टेट्राहेड्रल में ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि कायरल सेंटर बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने लिखा PT, F, Cl, Br और I। तो प्लेटिनम के साथ सारे लिगेंड सफल हो जाएंगे और D8 सफल में पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने की वजह से DsP2 स्क्वायर प्लेनर है। निकल होता तो पेयरिंग नहीं होती क्योंकि सब विफल होते, हेलोजन, है ना। आइए इस पे बात करें। ब्रैकेट बना दिया, अब चेक करना है ना इसका शफलिंग, वैसे तो बता ही चुका हूं। ABCD लाइन से बिछा दिया आपने। अब A को फिक्स रखो, चारों को सोचिए, A के साथ डायगोनली ऑपोजिट B, A के साथ डायगोनली ऑपोजिट C, इसको B को C से बदल दिया आपने। और एक बार इस B को D से बदल देंगे तो A के ऑपोजिट में कौन आ जाएगा? D। ये पॉसिबिलिटी 3 बनेगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। आप चेक कर लीजिएगा, Gi3 OIA दिखाएंगे नहीं। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के बारे में देखिएगा, 3 अलग अलग ज्योमेट्रीज इसकी बनेंगी या 3 अलग अलग स्पेशियल अरेंजमेंट इसके बनेंगे, उसको हम लोग यहां रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वाले के हिसाब से A के ऑपोजिट B, दूसरे वाले के हिसाब से A के ऑपोजिट C, तीसरे वाले के हिसाब से A के ऑपोजिट D। AB आ गया तो CD बच रहा है, AC आ गया तो BD बच रहा है, और AD आ गया तो B और C बच रहा है। अब इधर देखो, ये वाला जो डायग्राम या ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, इससे पहले वाले में हमने सिस ट्रांस बोला, ठीक है ना। ये वाले में हमने सिस ट्रांस बोला, लेकिन क्या इसमें सिस और ट्रांस बता सकते हैं बेटा? क्योंकि दो लिगेंड सेम नहीं है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने इसके अंदर 2 सिस और 1 ट्रांस लिखा है। तो आप ऐसे नॉर्मली तो नहीं बता सकते, लेकिन इसमें भी सिस ट्रांस बताना है। कैसे बताना है, ध्यान सुनिएगा। आपको चारों लिगेंड अलग है, अगर 2 सेम होते तो आप खुद ही कर लेते। चारों अलग है तो किन्हीं 2 को सेम मान लीजिए, ABCD में से किन्हीं 2 को सेम मान लीजिए। आपकी मर्जी, आप जिसको चाहो उसको मान लो। बस आप जिसको मानोगे उसके हिसाब से जो किसी का सिस होगा वो किसी का ट्रांस बन जाएगा, लेकिन बनेंगे 2 सिस और 1 ट्रांस ही। जैसे मान लो मैंने A और B को सेम माना थोड़ी देर के लिए, तो A और B को सेम माना तो क्या हो गए? सिस, सॉरी ट्रांस। ये क्या हो गया? सिस। ये क्या हो गया? सिस। 2 सिस 1 ट्रांस। मान लो मैं A और C को सेम मान लेता, सिस सिस, तो 2 सिस और 1 ट्रांस बनेंगे। किसी का सिस किसी का ट्रांस बन जाएगा, किसी का ट्रांस किसी का सिस बन जाएगा। वो रेफरेंस पे आपके निर्भर करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बनेंगे 2 सिस और 1 ट्रांस। नोट करिए इसको फटाफट।
चलो एक काम करो, है ना, एक आगे का केस भी बता ही देता हूं, उसको भी लिख लेना साथ में। अभी तक हमने जो केसेस देखे ये सारे, ये शुरू के 5 केस मोनोडेंटेट के केस देखे। अब हम लोग किसके ऊपर आ रहे हैं? बाइडेंटेट। अब बाइडेंटेट को कैसे सॉल्व करना वो समझिएगा ना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बाइडेंटेट पहली बार आपके सामने आ रहा है। मोनोडेंटेट में तो हम ब्रैकेट ब्रैकेट खेल रहे थे, बाइडेंटेट में ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं खेल सकते। बाइडेंटेट में सीधे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना, आइए इधर बात करते हैं। मान लीजिए आपको दिया MAA2, सपोज ये कॉम्प्लेक्स आ गया, ये कॉम्प्लेक्स आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स आपने पहचाना। मान लीजिए आपको दिया गया था NiDMG2, ठीक। NiDMG2 देखकर निकल हो गया मेटल। DMG मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है? बेटा बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में आपको दो पॉसिबिलिटी बताई थी, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सारे लिगेंड सिमेट्रिकल होते हैं, बाइडेंटेट केवल एक एसिमेट्रिकल होता है, ग्लाइसिनेट। ये ग्लाइसिनेटो नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब ए और कितने हैं? 2। अब सुनिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। मेटल के आसपास यहां ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, यहां सीधा स्ट्रक्चर बनेगा। अब सुनना, पहली पॉसिबिलिटी इसके अंदर, या जहां पर गड़बड़ी करते हैं बच्चे उस पर बात करता हूं। जब भी मेटल के आसपास कोई बाइडेंटेट आएगा, मेटल के आसपास 4 जगह है काटने की या 6 जगह है काटने की, वो डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पे, पर 4 तो है ही कम से कम। अब जो एक बाइडेंटेट आएगा ना, ये ए ऐसे लिखने का मतलब क्या था कि ये दोनों एक ही लिगैंड के पार्ट है, और एक ही लिगैंड में ये भी काट रहा है और ये भी काट रहा है। समझना, जैसे मान लो मैंने एक बाइडेंटेट लिगैंड लिया होता EN का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? इथिलीन डाइमीन। तो अपन अभी रिंग विंग बनाते थे तो अपन तो ऐसा कर देते थे, EN ने यहां काटा और यहां काटा। पूरे पे चले इसको समझे ध्यान से, तो EN होता था NH2 CH2 CH2 और NH2, है ना। अब ये पूरा एक ही लिगेंड है, और इस पूरे लिगेंड में काटने का काम कौन करेगा? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो मान लो इस नाइट्रोजन ने मेटल को काटा और इस नाइट्रोजन ने मेटल को काटा। ये बीच में इसके है तो सही, पर इसकी जरूरत नहीं है, तो अपन ने क्या करा? ऐसे दिखा दिया और ये भी हटा दिया। बस ये हमारा रिप्रेजेंटेशन। ये ए और कुछ नहीं है, ये ए और ए, इसी को आपने ए बोल दिया, इसी को आपने ए बोल दिया। ये पूरा एक ही बाइडेंटेट है, एक ये काट रहा है और एक ये काट रहा है। और ध्यान से सुनना, एक ही बाइडेंटेट के काटने वाले जो दो एटम होंगे, अब इसके लगाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक बाइडेंटेट के दोनों काटने वाले एटम हमेशा पास पास 90 डिग्री पर होंगे, ये बात फिक्स रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो एक बाइडेंटेट ए आया और एक यहां काट रहा है और एक काट रहा है, ये नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेटल बीच में आ रहा है उसके। पूरा बाइडेंटेट का एक चेन होगा, उस चेन के बीच में मेटल नहीं आ सकता, ऐसे हवा में नहीं उड़ा के ला सकते, है ना, वो प्लेन पे होगा। तो एक बाइडेंटेट के दोनों काटने वाले एटम कैसे होने चाहिए? पास पास। ये जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसी से सारी चीजें सॉल्व होगी। आप आमने सामने नहीं आ सकते। कितने बाइडेंटेट है? 2। एक बाइडेंटेट के दोनों काटने वाले एटम पास पास, ये एक बाइडेंटेट हुआ। और दूसरा जो ए है उसके भी दोनों काटने वाले एटम कैसे होने चाहिए? पास पास। ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों को ज्वाइन कर दो और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो एक बाइडेंटेट के दोनों काटने वाले एटम पास पास, एक बाइडेंटेट के दोनों काटने वाले एटम पास पास। अब देखो शफलिंग कैसे करना है, इसको फिक्स कर दो और इसको फ्लिप कर दो, शफल कर दो। क्या इसको फिक्स करके इसको फ्लिप किया तो कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। इसका मतलब है इसमें कोई भी नई ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है बेटा? प्लेनर। अगले पे आइए, 7th नंबर का जो केस इस पे बन सकता है। मान लो आपको दिया MAA और साथ में दिया B2, इस केस को देखिए। मान लो आपको एग्जाम्पल दिया होता PTEN और Cl2, मान लो ये केस है, तो मेटल के साथ एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है MAA और 2 मोनोडेंटेट है B2। चेक करिए, बाइडेंटेट की कहानी आते ही ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, सीधे डायग्राम से सॉल्व करेंगे। एक बाइडेंटेट के दोनों काटने वाले एटम पास पास, ऐसे बना दो पहले तो। और ये दो क्या है? मोनोडेंटेट। तो एक मोनोडेंटेट यहां लगा दो और एक मोनोडेंटेट यहां लगा दो। ध्यान से सुनना, क्योंकि आप बाइडेंटेट बना रहे हैं तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना कि बाइडेंटेट को जोड़ा और ये मोनोडेंटेट में ऐसे हाथ मत फेर देना ना, ऐसे ये नहीं जुड़ेंगे, ये नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट को जोड़ना है, मोनोडेंटेट को नहीं जोड़ना, ये अलग अलग रहेंगे। अब आप क्या करें? इसको फिक्स किया, इसको फ्लिप किया, या इसको फिक्स किया, इसको फ्लिप किया। बताइए कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है।
इसका मतलब है यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिकल ये दिखाएगा नहीं क्योंकि कैसा है, प्लेनर। अगले केस के ऊपर आइए, मेटल के साथ एक मोनोडेंटेट, सॉरी एक बाइडेंटेट और दो अलग अलग मोनोडेंटेट आ जाए, MAA BC टाइप। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एग्जाम में कॉम्प्लेक्स देता पीटी के साथ EN, एक देता CL और एक देता BR, ऐसा कुछ एग्जाम्पल देता। तो मेटल के साथ एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट AA, B और C। अब चेक करें, मान लो ये मेटल लिया, ध्यान से देखना इस केस को, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास और एक मोनोडेंटेट B और एक मोनोडेंटेट C, इसको जोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आप शफलिंग करिए, बेटा इसको फिक्स किया, ध्यान से देखना, इसको फिक्स किया और इसको फ्लिप किया, क्या इस बार चेंज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर आपको दिख रहा है तो आंखों का धोखा है बेटे, ये फिक्स है और इसको फ्लिप करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर किसी को लग रहा है तो कारण समझ ले, बी और सी के सामने तो वही थे। आप देखो, अगर बी के रेफरेंस में अभी बात करता हूं ना, दोनों समझ लीजिए आराम से, अभी बी और सी कितने पे है? 90। बी और सी 90 है ना। अभी बताओ, बी से एक ए 90 और बी से एक ए 180, ये तीन पॉसिबिलिटी बन रही है। अब आप शफलिंग करके मान लो बी और सी को शफल कर देते, तो यहां आ जाता सी और यहां आ जाता बी। अभी देख लो वही है, बी और सी का एंगल 90 है, बी से एक ए 180 पे और बी से एक ए, मतलब एक ए 180 पे और एक ए 90, यही बनता। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगल में कोई चेंज नहीं आया, और एंगल में चेंज नहीं आया इसका मतलब इसने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाया, तो GI 0, OI ये दिखाता नहीं। नोट करें इसे। फटाफट लिखिए, 3 केस और बाकी है।
चलिए ना। अब ये केस जो है, इसके आगे के 3 केस और बता दे रहा हूं, आप लिखते रहिएगा आराम से। रिमेनिंग जो 3 केसेस है उस पर बात करें तो मान लीजिए अब आपके सामने एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट आ जाता, तो एक केस बनता बेटा MAB2। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सपोज आपको दे दिया PTGLY2 PTGLY2 सपोज ये देता। अब सबसे पहले जब आप इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो DsP2 आएगा, क्योंकि प्लेटिनम 4D 5D के साथ सारे लिगेंड सफल। दूसरी बात, मेटल है और ये एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, तो MAB2 टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बन गया। जब भी बाइडेंटेट आएगा तो डायग्राम से आपको सॉल्व करना है डायरेक्टली। बेटा एक बाइडेंटेट AB के दोनों काटने वाले एटम पास पास, और दूसरे बाइडेंटेट AB के भी दोनों काटने वाले एटम पास पास। अब मान लो आपने इसको फिक्स किया और इसको फ्लिप किया, क्या इस बार एंगल में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बेटा आएगा। तो यहां पर जो दूसरा पॉसिबिलिटी बनेगा, तो यहां आ गया AB और यहां पर आ गया BA। चेंज कैसे आ गया? एंगल आप देख लो, यहां A और A 90 पे थे, यहां A और A 180 पे, सेम B के साथ भी हो गया। तो आप देखोगे तो ये कहलाएगा सिस आइसोमर, और ये आमने सामने तो क्या कहलाएगा? ट्रांस आइसोमर। ठीक, इसी के अलावा अगर 10th नंबर पे चले तो मान लो मेटल के साथ बाइडेंटेट जो था एसिमेट्रिकल, वो केवल एक ही था, और दो मोनोडेंटेट थे C टाइप के, और एक केस बना यहां पर मेटल के साथ एक एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट और दो मोनोडेंटेट है, दोनों अलग अलग है, C और D टाइप। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो प्लेटिनम के साथ मान लो यहां GLY आ गया और दो Cl आ गए। यहां पर मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, प्लेटिनम के साथ एक ग्लाइसिनेटो दे दिया और एक Cl दे दिया और एक Br दे दिया, इस टाइप का कुछ केस आपको सपोज दिया गया। अब पहले वाले डायग्राम को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहां देखिएगा मेटल के साथ एसिमेट्रिकल के दोनों काटने वाले एटम पास पास, और एक मोनोडेंटेट C और एक और मोनोडेंटेट C है। अब इधर देखना, इसको फिक्स करा और इसको फ्लिप करा, क्या कोई चेंज आएगा? नहीं। या इसको फिक्स करा और इसको फ्लिप करा तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये वही वाला केस है, ये वाला, कि दो सेम और दो अलग, तो वो रिपीट हो जाते हैं ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और इसीलिए इसके अंदर अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो 0, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दिखाएगा नहीं, स्क्वायर प्लेनर है। MABCD, अब इस बार चारों काटने वाले अलग अलग हैं, तो ABC और D मोनोडेंटेट है। अब देखो इसको अगर फिक्स रखा और इसको फ्लिप कर दिया तो चेंज आ जाएगा। अभी A और D कितने पे है? 180, D इधर जाएगा C इधर आएगा, तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है, A और B यहां और D और C यहां। तो बेटा इसके जो आइसोमर्स की अगर हम लोग बात करें तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए दो, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये शो नहीं करेगा। इसमें सिस ट्रांस नहीं लिख रहा हूं, कभी बाई चांस पूछा जाए तो वही आपको विथ रिस्पेक्ट देखना पड़ेगा। A और D को अगर मैं सेम मान लेता हूं तो ट्रांस, और A और D को सेम मानता हूं तो सिस, और अगर A और C को सेम मानता हूं तो सिस, और यहां मानेंगे तो ट्रांस। बट उसकी जरूरत नहीं, एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए अपन इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। बट वो उसके बारे में दो सिस एक ट्रांस लिखा था, तो बता दिया आपको ना, नोट कर लीजिए।